माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस चेकलिस्ट नंबर 19 और इसमें हम ड्रिल नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि हमें जो ड्रिल 96 दी गई है उसमें हमें क्या बताया गया है कि 3 शॉपकीपर हैं, ठीक है, ABC, और उनके ना अलग अलग प्रकार के 5 आइटम्स है, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, वेनिला, ऑरेंज, मैंगो एंड बटर स्कॉच, ठीक है। और ये इन आइटम्स को बेचते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ में एक वीक के अंदर। जो डाटा है ग्राफ में वो क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ़ आइसक्रीम के बारे में जो भी ABC ने बेची हैं, ठीक है, एक वीक में, और कुछ डाटा हमारे यहाँ से मिसिंग है। फिर बोल रखा है द नंबर ऑफ मैंगो आइसक्रीम सोल्ड बाय B इज़ 25। तो ये हमारा रिलेशन है जो हमें यूज़ करना है इस ग्राफ को समझने के बाद। तो सबसे पहले जो भी ग्राफ में हमें डाटा दे रखा है आपको वो लिखना है। तो ग्राफ में हमें एक तो ये डाटा दे रखा है ए का, कि ए ने कितने नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड किए, कुछ B का दे रखा है, ठीक है, कुछ C का दे रखा है और कुछ हमारा मिसिंग है। और ये जो मिसिंग वाला है इसी के बीच में हमें रिलेशन क्रिएट करना है इसकी हेल्प से। तो इसने बोल दिया कि जो नंबर ऑफ मैंगो आइसक्रीम है ना जो B ने बेची हैं वो 25% है। जो मैंगो आइसक्रीम ए और C ने भी मैंगो आइसक्रीम सोल्ड बाई A एंड C, ठीक है। तो लगा लो मैंगो आइसक्रीम 25 चौका 100, मतलब इसने 4 तो ये 1, ठीक है, ये मैंगो। देन इसने बोल दिया जो ऑरेंज आइसक्रीम है ना, ऑरेंज आइसक्रीम वो 50% ज़्यादा है मैंगो आइसक्रीम से जो B ने बेची है, ठीक है। तो ऑरेंज और मैंगो का रिलेशन आ गया किसके लिए, B के लिए, ठीक है। तो जितना अब ये दोनों भी हमें सेव करने होंगे क्योंकि इधर भी मैंगो है इधर भी मैंगो और वो भी B का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर 2 इधर 8 हो गया। आगे इसने क्या बोल दिया, द नंबर ऑफ वेनिला एंड चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड बाय C का रेशियो दे दिया वेनिला और चॉकलेट का 1 और 2 का। एंड वेनिला एंड मैंगो आइसक्रीम सोल्ड बाय C, और जो C ने वेनिला और जो मैंगो आइसक्रीम बेची है वो इक्वल है, ठीक है, वो भी 1 के रेशियो में मान लो, ठीक है। फिर इसने बोल दिया कि जो आइसक्रीम B ने बेची वो 320 लेस देन है ऑल टाइप ऑफ आइसक्रीम। तो मतलब देखो यहाँ पे हमारा ऐसे रिलेशन मतलब बनेगा, ठीक है, और इन रिलेशन को एक दूसरे से लिंक करके हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है। और फिर यहाँ से हमारे पास जो भी हमने वेरिएबल माने x y उनकी वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आपको लेना है, मतलब कमेंट करना है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट रिलेशन जो है वो मेंटेन करना, वो बनाना इसमें इम्पोर्टेंट है। अब ये है, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आई है और लेंथी भी है क्योंकि इसमें हमें ये नहीं बता रखा कि किस प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट हुआ है किस पे हमें लॉस हुआ है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम ये सोच के चलेंगे कि प्रॉफिट हुआ, नहीं प्रूव होता तो फिर लॉस, ठीक है। तो जो नीचे बार ग्राफ दिखाया गया है उसमें मार्कअप एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिखाया गया है, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस 5 आर्टिकल्स का रमन का। ये डिस्काउंट है जो उसने ऑफर किया है, और इस कॉलम में हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी इनकर हुआ है वो एंड परसेंटेज जिससे हमने मार्कअप किया था कॉस्ट पे, मतलब मार्कअप और मतलब MP और CP के बीच में रेशियो बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम यही है कि हमने क्या किया, डिस्काउंट लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज लिख लिया और CP और MP का रिलेशन मिल गया था हमें, ठीक है। तो वहाँ के हमें ये मिल गया। अब बात आती है कि ये तो इसने बताया नहीं कि प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो हमने P को लिया, हमने मान लिया अगर 16% का प्रॉफिट होता तो क्या होता, CP था MP था, प्रॉफिट होता 16% का तो SP 116 हो जाता, ठीक है। और डिस्काउंट कितना होता, डिस्काउंट हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 3x, लेकिन हमारे पास डिस्काउंट तो इसने दे रखा है 9 मतलब 294, उसकी इक्वेट कर देते x की वैल्यू आ जाती। फिर क्या, इससे ये हमारा प्रूव हो गया क्योंकि हमारे पास मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में C की जो CP की वैल्यू है वो आ गई, तो ठीक है, P पे हमें हुआ प्रॉफिट। ऐसे ही अब C पे जाएँ, Q मतलब दूसरा प्रोडक्ट Q, उस पर हमने मान लिया अगर प्रॉफिट होता, ठीक है, तो लिया एक MP भी दे रखा था और SP हमने क्योंकि प्रॉफिट माना 15% का, और डिस्काउंट की वैल्यू हमें दे रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि CP हमारा 4400 है, ठीक है। तो ये मतलब और ये 3200, मतलब ये कैसे प्रूव होगा, क्योंकि देखो एक मिनट, यहाँ पे हमें दे रखा था क्योंकि हमें तो प्रूव करना था ना, क्योंकि CP इसने बोल रहा है 3200 से कम है, कहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि CP हमारा 3200 से कम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो Q प्रोडक्ट है वहाँ पे CP हमारा 4400 आ गया, तो ये प्रूव नहीं हुआ। अब हम लेंगे लॉस।
लोस की हेल्प से देखा तो हमारा CPF आ गया 2200, मतलब वो तो 4400 से कम। ऐसे ही हम आर का लेंगे, एक बार प्रॉफिट मानेंगे, प्रूव हुआ तो ठीक है, नहीं तो लो। फिर एस का भी हमने प्रॉफिट माना, ठीक है, और फिर ऐसे सोल्व किया। तो एक बार प्रॉफिट मानना है, अगर वो 4400 से ज़्यादा चला जाए तो लॉस ले लेना है, ऐसे टी को प्रूव किया। तो यहाँ से हमारे पास CP SPM सारों की वैल्यू आ जाती है, और फिर आसानी से हम क्वेश्चन जो भी पूछे गए उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन यही था कि हमें ये डिफरेंस नहीं बताया था कि CP हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो हमें दोनों सिचुएशन लेके चलनी थी और उसकी हेल्प से हमें इसे सोल्व करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -6 एंड सम ऑफ द जीरोज इज -1, मतलब जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट बता दिया अल्फा बीटा, ठीक है, -6, और सम है उनका -1, ठीक है। तो कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, तो इन सारों के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, दैन बताना है। तो इस वाले के हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6, मतलब -3 + 2। तो देखो सम कितना आ रहा है इसका -1, और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है माइनस, मतलब -6, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन, तो फैक्टर आपको निकालने आते होगी क्योंकि प्री लेवल DI मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तो इसमें ये निकालते हैं। नेक्स्ट वाली में बोल रहा द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और ये हमारा सम है, तो वही है, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड में ये दे दिया हमें, एक तो ये इक्वेशन दी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो सीधा ही x की वैल्यू 4 आ रही है, और इसको सोल्व करने पर देखो 1/2 है ऊपर, और इधर तो रूट में हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और इधर 9 आ जाएगा, और इधर माइनस में y + 2 और ये 1/2 है, तो ये उधर जाएगा तो 3, मतलब जुड़ेगा 15 हो जाएगा, 6 और 9 15, और फिर रूट में रूट है इधर तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 15 15 225, तो y 222 225, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो मतलब x बड़ा हो गया y से। कैसे, देखो ये तो पहले वाले का है, सारों के रूट्स निकाले, अब हमारा ये प्रूव हो गया। दूसरा बिल्कुल सेम था, और तीसरे में पहले x की वैल्यू तो सिंपल आ रही है और y की वैल्यू ऐसे, ठीक है। फोर्थ में क्या दे रखा है, 7x का क्यूब, ये हमें नॉर्मली सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें मतलब क्या दे रखा है, क्यूब में दे रखी है x की वैल्यू, तो यहाँ से एक x कॉमन हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक तो 20/5, एक माइनस का 9/5, कैसे है देखो, ये सोल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, लास्ट में जाके ये वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। ऐसे फिफ्थ का है, तो ये हमारे मतलब क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के रिलेशन बनाना है और पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 99 ड्रिल, और इसमें हमें अर्थमेटिक बेस मतलब रिलेशन बताना है, ठीक है। तो क्या है देखो, क्वेश्चन 1 में हमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन 1 में हमें बताया गया है एक फैमिली है, ठीक है, उसमें 11 मेंबर हैं, और जो एज है ऑफ 1 मेंबर वो इज़ 4 ईयर यंगर देन बी, मतलब रिलेशन है, देखो 11 मेंबर हैं, उनमें से एक ए है एक बी है, ए की एज है ना वो बी से 4 साल छोटी है, ठीक है। देन आगे इसने बोल दिया कि जो बी है वो 28 साल का है, तो ये 28 का है तो ये कितना आ जाएगा 24 साल का, ओके। देन आगे इसने बोल दिया कि व्हेन एज ऑफ दीज 2 पर्सन, अगर दोनों के एज को हटा दे 11 के एज में से, तो देन द रिमेनिंग मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम 2 ईयर लेस देन द एवरेज एज व्हेन ऑल द मेंबर आर इंक्लूडेड, मतलब जब सारे इंक्लूडेड थे उससे उसकी एज देखो, हमने मान ली पहले एवरेज एज x थी, तो अब एवरेज एज हो गई हमारे x-2, तो टोटल पहले 11x था, अब मेंबर बच के 9 माइनस ये टोटल आ गया, ठीक है। तो लेकिन हम इनको इक्वेट क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों के एज को ऐड कर दे तो इसकी इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो हमारा बराबर था। कैसे देखो 11 थे, ए की एज बी की एज हमें दे रखी है क्योंकि बी से साथ ही ए का रिलेशन था। अब हमने मान लिया 11 मेंबर का एवरेज तो x है, टोटल कितना आ गया 11x, लेकिन बाद में बोला कि 2 को अगर हटा देते तो एवरेज हमारा 2 से कम हो जाता है, एंड 9 मेंबर थे तो टोटल इतना आ गया। इसमें अगर हम इन दोनों के एज भी जोड़ दे तो ये हमारा टोटल के बराबर आ जाएगा 11x के, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और फिर इसने पूछा है पहले वाले और दूसरे वाले एवरेज के बीच का डिफरेंस, तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड का एवरेज ऑफ, क्योंकि इसने ना यही रिलेशन बोला है, फिर इसने बोलता है एवरेज ऑफ द CDE इज़ 12 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ FHIKK इज़ 14 ईयर्स, मतलब यहाँ पे हमें ना CDE की एवरेज एज 12 दिन, मतलब टोटल 36 हो गई। फिर इसने हमें FHIJK की बताई, ये कितने हैं 3 2 5 14 5
70, ठीक है, ये आ गई। अब हमारे पास पहले तो थी, जिन जिन की थी उसको उसमें से हम घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा कैसे, देखो ये दे रखा था, ये दे रखा था, ठीक है। अब टोटल आ गई इसकी और इनकी, अब हमने इनको ऐड किया और जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास आया था उसमें से हम इसको घटा देंगे, तो जो पूछा इसने वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसने हमसे पूछा क्या है, एज ऑफ जी पूछी है, सब मेंबर्स की एज हमें पता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला सोल्व करने के बाद इतना तो हमें पता ही चल गया था कि टोटल कितनी एवरेज एज थी स्टार्टिंग में, तो उसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। थर्ड वाला, क्योंकि इसमें ना जो क्वेश्चन 1 और 3 ये एक दूसरे से लिंक है इस इन्फॉर्मेशन से। थर्ड में क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन बना रखी है, तो एक हमें बोला है कि 11 मेंबर्स की एज अगर एवरेज एज है ना वो पी होती, ठीक है, पी तो हमने निकाल लिया था स्टार्टिंग में। तो कहते हैं कि डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे पी की जगह पे पुट कर दो और रूट्स निकाल के डिफरेंस बता दो, ऐसे, ठीक है। देन क्वेश्चन 4, एक मिनट, क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया है, एक्स इन्वेस्ट करता है एक स्कीम एम में, ठीक है, एक्स इन्वेस्टेड एम इन स्कीम ए, जो ऑफर करती है कुछ इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, एंड एम माइनस 1000 एक बी स्कीम में जो इंटरेस्ट करती है, ठीक है, ऑफर सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, इतना इंटरेस्ट मिलता है उसे 2 साल बाद। इन तो हमने मान लिया भाई आर रेट है, इनका सम कर, इसकी पी रेट मान ली, इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर है, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको ऑप्शंस लेने हैं और देन सोल्व करना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। देखो कैसे, एक मिनट, हाँ ये था, एम स्कीम में लगाया, फिर एक दूसरी एम रुपए ए स्कीम में लगाया, फिर बी स्कीम में माइनस 1000 लगाया, इसका टोटल इसके बराबर आ गया, फिर ऑप्शन ए यूज़ किया हमने, ठीक है, तो ये इसकी फिर के ये रिलेशन बन गया। और यहाँ से सोल्व करने पर हमारा ये है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता पॉइंट में, फिर हम ऐसे ही और अदर ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ का, फिफ्थ में क्या है, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल लेके आता है 4500 रुपये का, फिर मार्कअप करता है, तो ये सारा हमारा ऑप्शन बेस पे ही होगा, आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं देन सोल्व करना है, विदाउट ऑप्शन ही सोल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमें नंबर सीरीज़ मिल गई, तो नंबर सीरीज़ में हमें क्या करना है, नंबर सीरीज़ में हमें चेक करना है एंड सोल्व करना है। जेड की वैल्यू हमें दे रखी थी, पुट करनी है, एक इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू 52 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो सेम रिलेशन है वही यहाँ पे लगाना है और वैल्यूज़ निकालने हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। थर्ड वाले में क्या है कि भाई जो ये सीरीज है इसमें हमें बताना है ये टर्म कौन से नंबर पे आएगी, और इसमें हमें तीनों इक्वेशन को सोल्व करना, उनके बीच में रिलेशन बनाना। देखो पहली वाले में जेड की वैल्यू पुट की तो ये सीरीज बन गई, यहाँ पे सीधा डिफरेंस पता चल रहा था, एक्स की वैल्यू आ गई। दूसरे वाले में जब डिफरेंस लिया तो रिलेशन हमारा था ये वाला, यही रिलेशन हमने यहाँ लगा दिया तो आंसर आ गया। फिर थर्ड वाली है, तो यहाँ से हमें पता चला ये एन टर्म हमारी ये वाली होगी, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सोल्व करने थे, तो ये हमारी ड्रिल नंबर 100 थी और चेक लिस्ट नंबर 19 जो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।